नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। वो इस कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलों का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस दौरान पीएम भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश, टॉकिंग बुक्स, स्कूल गुणवत्ता और CBSE के असेसमेंट फ्रेमवर्क का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा भी पीएम मोदी कई शिक्षा क्षेत्र 5 महत्वपूर्ण पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं इस बार शिक्षक पर्व की थीम गुणवत्ता और सतत स्कूल, भारत में स्कूलों से सीखना है, ये रखी गई है। इस जानकारी को पीएम के जरिए ट्विटर पर साझा किया गया है। तो आज पीएम मोदी संबोधित करने जा रहे हैं शिक्षक पर्व को। शिक्षक पर्व पर पीएम नरेंद्र मोदी का ये संबोधन, जिसकी थीम गुणवत्ता और सतत स्कूल है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन को, शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन को पीएम नरेंद्र मोदी आज संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनका ये संबोधन होगा। कई केंद्रीय नेता भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। चले बढ़ेंगे आगे। करनाल में 28 अगस्त को किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में किसान संगठनों ने आज मिनी सचिवालय के घेराव का ऐलान किया है। धरने और घेराव को लेकर एक दिन पहले ही करनाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी, कुल्हाड़ी, फाला आदि को लेकर चलने पर भी पाबंदी लगाई गई है। वहीं आदेशों की अवहेलना करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। इधर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हम प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं और प्रजातांत्रिक देश में किसी को भी आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। और अब रायपुर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। धर्मांतरण के मुद्दे ने एक बार फिर से तुल पकड़ लिया है। पुरानी बस्ती के मामले में आज बीजेपी की एक अहम बैठक होने जा रही है। आपको बता दें, धर्मांतरण मुद्दे को लेकर थाने में जमकर हंगामा हुआ था। वहीं आज धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर बीजेपी एक अहम बैठक करने जा रही है। तो धर्मांतरण का मुद्दा जो है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में इसे लेकर भाजयुमो ने एक रैली निकाली थी और आज बीजेपी एक अहम बैठक इस पूरे मसले पर करने जा रही है। आज धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर बीजेपी अहम बैठक करेगी। धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर थाने में जमकर हंगामा हुआ था, जिसके बाद कार्रवाई भी हुई थी, नामजद FIR भी किए गए थे, आपको बता दें। और अब ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज बीजेपी इसे लेकर अहम बैठक करने जा रही है। और धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत जो है वो हो रही है। क्या कुछ है ये भी आपको दिखाते हैं। हंगामे और मारपीट की ये तस्वीरें राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाने की हैं। बीती रात सामने आई इसी तस्वीर ने प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दे को एक बार फिर नया तूल दे दिया। दरअसल पुरानी बस्ती थाने के भाटागांव समेत राजधानी के कई अलग अलग हिस्सों में धर्म विशेष के अनुयायियों द्वारा हिंदू समाज के गरीब और वंचित लोगों को प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराए जाने की लगातार शिकायतें की जा रही थी। लेकिन रविवार को धर्मांतरण कराने की शिकायत लेकर लोग पुलिस के पास पहुंचे। मामला बढ़कर विवाद में तब्दील हुआ और देर रात झड़प में बदल गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए फौरन थानेदार को निलंबित कर दिया गया और रातों रात रायपुर SSP का ट्रांसफर किया गया। उसमें प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। 7 नामजद एवं अन्य लोगों के खिलाफ में FIR किया गया है। 2 आरोपियों को उसमें से गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा है। घटना के बाद बीजेपी धर्मांतरण के मुद्दे पर फिर आक्रामक हो गई। बिलासपुर में बीजेपी ने विशाल जन जागरण रैली निकाली और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, धर्मांतरण के मामले तेजी से बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ में वास्तविक में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में लगातार इनको प्रोत्साहन जारी है। धर्मांतरण होगा तो हिंदू से कट जाएंगे, मतांतरण होगा इसका लाभ उनको मिलेगा, ऐसा सोच करके सरकार इसमें कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। थानों में लोग लाकर धर्मांतरण करने वाले लोगों को बैठा रहे हैं, पकड़वा रहे हैं
उसके बाद भी उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि कार्रवाई उनके खिलाफ होती है जो धर्मांतरण करने वाले लोगों के खिलाफ में पुलिस को रिपोर्ट लिखाते हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई होती है। तो ये सरकार धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है। प्रारंभ से इस सरकार की अधिकारियों के प्रति जिस प्रकार का रवैया रहा है, ये निश्चित ही प्रशासनिक कामों में सीधी दखलंदाजी, प्रशासनिक कामों को रोकना और प्रशासनिक काम करने न देना, ये इसके कारण जो है पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पूरे प्रदेश की आज बिगड़ी हुई है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब इसी मुद्दे से जुड़ा सुकमा एसपी का एक पत्र जबरदस्त वायरल हुआ था। उस पत्र में कहा गया था, सुकमा जिले में आदिवासी और धर्मांतरित हो चुके आदिवासियों के बीच मारपीट और आगजनी जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। लिहाजा दंगे जैसी स्थिति से निपटने के लिए सभी अपने अपने सूचना तंत्र को मजबूत कर लें। हालांकि सरकार प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के मुद्दे को हमेशा नकारती रही है और ये कहती आई है कि यदि ऐसी कोई भी शिकायत हो तो पुलिस को बताएं, पुलिस अपना काम जरूर करेगी। कानून को किसी हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। यदि आपको किसी की शिकायत है तो थाने में शिकायत करिए, पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी। कोई डायरेक्ट कानून अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने जिस तरह से किसान और छत्तीसगढ़ियावाद के मुद्दे को हाईजैक कर लिया, उससे बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती रही और चुनाव से पहले बीजेपी एक बड़े मुद्दे की तलाश में रही। ऐसे में बीते कुछ दिनों से बीजेपी जिस तरह धर्मांतरण के मुद्दे को सरकार के खिलाफ हथियार बनाती आई है, उसी के तहत बस्तर में संपन्न चिंतन शिविर में भी आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। अब सवाल ये उठता है, क्या बीजेपी आगामी चुनाव में धर्मांतरण का ढोल पीटने वाली है? अगर ऐसा हुआ तो क्या कांग्रेस के पास इसका तोड़ मौजूद है? ये बड़ा सवाल है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और अब बढ़ेंगे आगे। अब बात करेंगे डॉक्टर से मारपीट के मामले में। आपको बता दें कि डॉक्टर मनोज लाहौटी से मारपीट के मामले ने रायपुर में तुल पकड़ लिया है। बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ आज इस मामले में घेराव करने जा रहा है। महिला आयोग का बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ घेराव करेगा। डॉक्टर लाहौटी के साथ महिला आयोग में मारपीट हुई थी, जिसके बाद इस मामले ने तुल पकड़ा और अब बीजेपी इस मामले में घेराव करने जा रही है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज इसी मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले महिला आयोग के ऑफिस में सुनवाई के दौरान मारपीट की गई थी डॉक्टर लाहौटी के साथ में, जिसका बाद में उन्होंने जिसकी शिकायत भी की थी। और अब इस पूरे मामले ने तुल पकड़ लिया है। अब बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ जो है वो भी इस पूरे मामले में महिला आयोग का घेराव करेगी। इसके साथ ही बीजेपी भी इसका विरोध कर रही है। लगातार इस मामले में विरोध जताया जा रहा है और महिला आयोग का आज बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ घेराव करने जा रही है। राज्य महिला आयोग में डॉक्टर मनोज लाहौटी से हुई मारपीट के बाद डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लगातार जनप्रतिनिधियों से मिलकर कार्रवाई की मांग कर रहा है। अपनी मांगों को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और शहर के डॉक्टरों ने राज्यपाल अनुसुईया उइके और स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव से भी मुलाकात की है। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव का कहना है कि संवैधानिक संस्था में मारपीट की ऐसी अमानवीय घटना बेहद ही निंदनीय है और किसी भी कारण इसका पक्ष नहीं लिया जा सकता। संवैधानिक संस्थाओं में बाहरी व्यक्ति का दखल भी किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। अगर डॉक्टरों के साथ ऐसी घटना होगी तो स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित होंगी। वहीं सिंहदेव ने यह भी कहा कि निश्चित रूप से इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। IMA के अध्यक्ष डॉक्टर विकास अग्रवाल ने बताया कि राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी मामले में पूरी जांच और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं IMA के सदस्य बैठक कर ये तय करेंगे कि आगे इस मामले में क्या करना है। हमारी यही डिमांड है कि एक न्यायालय वाली जगह में तो इस तरह की दुर्घटना हुई है, उसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में भी इस तरह की दुर्घटनाएं रिपीट ना हो और किसी भी व्यक्ति को न्यायालय जैसी जगह में जाने में डर महसूस ना हो। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इसकी पूरी जांच करवाएंगे। और एक प्रतिष्ठित मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ मारपीट का सिलसिला और बेहद अमानवीय तरीके से मारपीट का सिलसिला, और ये अत्यंत निंदनीय घटनाक्रम हुआ और कड़ी से कड़ी इसमें कार्रवाई होनी चाहिए।
बढ़ेंगे आगे। सरगुजा के बतौली ब्लॉक के ग्राम चिरंगा में प्रस्तावित प्रोजेक्ट मां कुदरगढ़ी एल्यूमिना रिफाइनरी के विरोध में ग्रामीणों ने मोर्चा खोल रखा है। उस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि वो हमेशा ग्रामीणों के साथ खड़े हैं। इस मामले में उनकी कोई निजी राय नहीं है, जो भी ग्रामीण चाहेंगे वही मेरा भी मत होगा। हालांकि मंत्री ने यह भी कहा है कि ग्रामीणों का विरोध केवल सुनी सुनाई बातें ही है। अगर उनका प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आता है तो प्लांट के विरोध में मैं उनका साथ जरूर दूंगा। बता दें कि चिरंगा सहित आधा दर्जन से अधिक गांव के लोग जन सुनवाई के दौरान से लगातार प्लांट का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने तहसील कार्यालय तक पदयात्रा कर सीतापुर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है और ज्ञापन सौंपकर प्रस्तावित प्लांट को निरस्त करने की मांग रखी है। ग्रामीणों ने जमीन के फर्जी तरीके से हस्तांतरण का भी आरोप लगाया है। गांव के ग्राम सभा प्रस्ताव पास किए बिना हमारे यहाँ के सैकड़ों एकड़ जमीन को एल्यूमिना रिफाइनरी फैक्ट्री मां कुदरगढ़ी को हस्तांतरित अंतरण कर दिया गया है, जो हम लोगों के ग्रामवासियों के नॉलेज में नहीं है, जिसका हम लोग भरपूर विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपे। मेरा समर्थन ग्रामीणों को है। ग्रामीण चाहे तो लगवाएं, ग्रामीण ना चाहे तो ना लगवाएं। मेरा अपना कोई व्यक्तिगत अभिमत नहीं है। जो ग्रामीण चाहेंगे वही हम चाहेंगे। ग्रामीण प्रतिनिधिमंडल लिखित ज्ञापन कुछ लेकर के आएंगे तब हम बात करेंगे। अभी तो कोई नहीं आया, अभी तो सुनी सुनाई बात है। और अब रुक करेंगे भोपाल का। सीएम शिवराज देर रात मुंबई रवाना हुए हैं। बता दें कि सीएम के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह और बेटे कुणाल सिंह और पूर्व मंत्री रामपाल सिंह भी मुंबई रवाना हुए हैं। विशेष विमान से भोपाल से वो मुंबई के लिए रवाना हुए। तो कल देर रात सीएम शिवराज सिंह चौहान मुंबई रवाना हुए हैं। बता दें कि पत्नी साधना सिंह, बेटे कुणाल सिंह के साथ वो मुंबई रवाना हुए हैं। उनके साथ ही पूर्व मंत्री रामपाल सिंह भी मुंबई पहुंच रहे हैं। विशेष विमान से भोपाल से मुंबई के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान परिवार के साथ रवाना हुए हैं। इधर इंदौर एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण पटेल के घर पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। यहां पर उन्होंने पूर्व मंत्री रामेश्वर पटेल को भी याद किया और उन्हें याद करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया भावुक हो गए। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस के सत्यनारायण पटेल मेरे पुराने साथी हैं और आज भी उनका कंधा मेरे साथ है। सिंधिया के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में अटकलें शुरू हो गई हैं, क्योंकि उनकी 1 घंटे तक चली मुलाकात में चर्चा उनके बीच में हुई है। इस दौरान कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल और उनके भाई राधेश्याम पटेल पूरे समय उनके साथ मौजूद रहे। सिंधिया ने इस मुलाकात को पारिवारिक मुलाकात बताया और कहा कि पूर्व मंत्री रामेश्वर पटेल सच्चे सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति थे और उन्हीं से हमने सही और सत्य के मार्ग पर चलना सीखा है। समर्पण भाव के आधार पर जनता के सुख दुख में शरीक हुई। उनका एक बड़ा लंबा कार्यकाल रहा और मैं उनको एक कुशल राजनीतिज्ञ से ज़्यादा एक सच्चे जनसेवक के रूप में जानता हूँ। तीजापोरा तिहार कार्यक्रम में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ सरकार लोक धुन पर जमकर थिरकी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक ही मंच पर नाचते नजर आए। वहीं दिल्ली से खासतौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांग्रेस की 4 राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रायपुर पहुंची थी। खुशी के इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्व सहायता समूह के 12 करोड़ 76 लाख रुपए की कर्ज माफी की घोषणा भी की। लोक धुन पर थिरकती, लोक रंग से सराबोर, ये है छत्तीसगढ़िया सरकार। सीएम भूपेश बघेल और कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ पूरी सरकार और अतिथियों के पैर सीएम हाउस में हुए तीजापोरा त्योहार में जमकर थिरके। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नंदिया बैला की पूजा भी की। फिर कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए सैकड़ों महिलाओं को तीजापोरा की बधाई देते हुए स्व सहायता समूह की 12 करोड़ 76 लाख रुपए की कर्ज माफी की घोषणा भी की। साथ ही स्व सहायता समूह की ऋण राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया। पोरा त्योहार है और इसमें नदिया बैला लड़के लोग दौड़ाते हैं, लड़के लोग पोरा चुकिया का कार्यक्रम आयोजित होता है। तो इस प्रकार से आयोजन होता है और उस कार्यक्रम को यहाँ सीएम हाउस में आयोजित किया गया। ये स्व सहायता समूह के बहुत पुराने कर्जे थे, तो जो नहीं पटा पाए थे, ऐसे कर्जे लगभग 14 करोड़ के आसपास है,
उनको माफ किया। जो स्थान और सम्मान और जो इच्छा है कि हमारी महिला शक्ति आगे आके जिम्मेदारियां ले, उसके प्रतीक को आज मैंने बहुत कम जीवन में मंच ऐसे देखे हैं जहां पुरुष गिनती के 4-5 है और बाकी महिलाएं। प्रिय और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने ये परंपरा छत्तीसगढ़ में स्थापित की है, अनेकों ऐसी परंपराएं स्थापित की हैं, वो निरंतर स्थापित रहेंगी छत्तीसगढ़ में। इस विश्वास के साथ आप सभी के सुखद भविष्य के लिए, सुखद जीवन के लिए अपना ख्याल रखेंगे। मंत्री अनिला भेड़िया, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, जयसिंह अग्रवाल के साथ कार्यक्रम में खास तौर से दिल्ली से शामिल होने आए पार्टी की प्रवक्ता रागिनी नायक, अलका लांबा, राधिका खेरा और सुप्रिया श्रीनेत समेत कई पार्टी के विधायक और महिला जनप्रतिनिधि शामिल हुए। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के नारे लगाते हुए सभी ने प्रदेश सरकार के कामकाज की तारीफ की। छत्तीसगढ़ के लोगों का और छत्तीसगढ़ की भूपेश सिंह बघेल सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम दिल्ली और देश की महिलाओं को छत्तीसगढ़ बुलाया और यहाँ की संस्कृति, कल्चर, रीति रिवाज को जो है अनुभव कर रहे हैं, यादें लेकर जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं छत्तीसगढ़ की आवाम। तीजापोरा के लिए मुख्यमंत्री आवास को महिलाओं का मायका बना देना, मैं समझती एक बहुत ही सुंदर रीति है जो आपको किसी और प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, एक अभिभावक की तरह है। सब मनाया जाना चाहिए, ये महिलाओं का त्योहार है। महिला की अस्मिता में छत्तीसगढ़ आगे, ये आपको दिखाता है कि कोई राज्य, कोई सरकार महिलाओं के बारे में कैसे सोचती है। तो मुझे सोच को देख के बहुत खुशी, बहुत अच्छा लग रहा है। जो वादे हमने किए, जो कहा, देश की आधी आबादी को पूरा हक उनका छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार दे रही है। जो वादे करके किए थे हम आज पूरे कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोक पर्व और त्योहार का रंग पिछले 3 साल से रायपुर स्थित सीएम हाउस का अंग बन गया है। हर छत्तीसगढ़िया दुलौरिन को लगता है कि सीएम हाउस उसका मायका है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। रायपुर में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 48 घंटे में राजधानी में डेंगू के 8 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद शहर में अब तक मिले डेंगू के मरीजों की संख्या 350 के पार पहुंच चुकी है। नए मिले मरीजों में 10 साल से लेकर 73 साल के उम्र दराज लोग भी शामिल हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नए मरीज चगोरा भाटा, ब्राह्मणपारा, लाखेनगर, संतोषी नगर, गुढ़ियारी के अशोक नगर, वहीं शांति नगर में डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि गुढ़ियारी, संतोषी नगर में पहले भी डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं राजधानी में डेंगू से अब तक 3 बच्चियों और 2 वयस्कों समेत 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। नगर निगम और जिला स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम के लिए लगातार दावे कर रहा है, लेकिन लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के देवास में पबजी खेलते समय 11वीं के एक छात्र की मौत का गंभीर मामला सामने आया। घर वालों के मुताबिक छात्र पहले जोर से चीखा और फिर बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला अमौना शांतिनगर का है। छात्र दिव्यांग था और औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने अज्ञात कारणों को लेकर मर्ग कायम किया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। हालांकि पुलिस और परिजन दोनों रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। परिजनों ने बताया कि दीपक अक्सर पबजी गेम खेला करता था और पिछले 2 दिनों से कुछ ज्यादा ही मोबाइल गेम खेल रहा था, जिससे परिजन दूसरे गांव में किसी कार्यक्रम में गए हुए थे। वहीं घर पर मौसी के साथ छोटे बच्चे अकेले थे। मौसी भी घर के कुछ सामान लेने के लिए बाहर गई थी जब यह पूरा हादसा हुआ। अंदर गेम खेल रहा था, एकदम चिल्लाया, बता रहे थे घर के पास वाले, एकदम चिल्ला और पबजी खेल रहा था। हमेशा खेलता रहता था क्या? हाँ, खेलता रहता था। कभी भांजी ने बोला कि मामा दूध लेके आ जा, तो बोला कि जा जाऊँ गेम खत्म कर। इतना बोल के वो लेट गया पलंग पे। उसके बाद में फिर एकदम बोलती बंद हो गई। मतलब अधिकतर खेला करता था कि? हाँ, अधिकतर गेम खेला करता। 2 दिन से ज्यादा खेल रहा था। 2 दिन से कोई नहीं थे तो ज्यादा खेल रहा था। क्या नाम? 18 वर्ष का लड़का है। परिजन बता रहे हैं कि पबजी कुछ खेल रहा था, खेलते खेलते एक्सपायर हो गया है। हमने PM कर दिया है, विसरा भेजा है। विसरा रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कारण क्या है। और अब बात खेल की। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को चौथे टेस्ट मैच में 157 रनों से हराया है और सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। भारतीय टीम ने करीब 50 सालों के बाद ओवल के मैदान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। टीम इंडिया ने ओवल के दौरान 1971 में जीत दर्ज की थी। दरअसल चौथे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड के सामने 368 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाब में इंग्लिश टीम महज 210 रन पर ही खेल हो गई। वहीं दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के छक्के छुड़ा दिए। रोहित शर्मा ने दूसरी पारी में 127 रन की बेहतरीन पारी खेली और अपना
विदेशी जमीन पर पहला शतक भी जड़ा। वहीं शार्दुल ठाकुर ने ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 60 रन बनाए और 2 विकेट भी लिए। जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए और टेस्ट कैरियर में अपने 100 विकेट पूरे किए हैं। गेंदबाज उमेश यादव ने 6 विकेट चटकाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें छत्तीसगढ़ी भाषा में। नमस्कार।